1985 का साल था। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मेघनगर में, जहां पहाड़ों की चोटियां बादलों को चूमती थीं, 4 दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मेघनगर एक शांत जगह थी, जहां बच्चे साइकिल पर गलियों में घूमते, पुराने रेडियो पर गाने सुनते और गर्मियों की छुट्टियों में जंगल के किनारे बने अपने गुप्त अड्डे में मिलते। ये 4 दोस्त थे। विक्रम 15 साल का जिज्ञासु लड़का जो हमेशा रहस्य सुलझाने की फिराक में रहता, नेहा 14 साल की स्मार्ट और नन्ही वैज्ञानिक जो अपने पिता की पुरानी लैब से चुराए उपकरणों से प्रयोग करती, राघव 15 साल का मजाकिया लड़का जो डरने के बावजूद बहादुरी दिखाने की कोशिश करता, और छोटी सी माया 13 साल की जो थोड़ी डरपोक थी लेकिन उसकी छठी इंद्री कुछ खास थी। एक रात चारों अपने अड्डे जंगल के किनारे एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी में इकट्ठा हुए। वे एक पुराना बोर्ड गेम खेल रहे थे जिसे विक्रम ने अपने दादाजी के तहखाने से निकाला था। गेम का नाम था अंधेरे का दरवाजा। बोर्ड पर अजीब से प्रतीक बने थे और बीच में एक काला सर्पिल चिन्ह था जो देखने में डरावना लगता था। खेल के नियम अजीब थे। हर खिलाड़ी को एक सवाल पूछना था और बोर्ड जवाब देता था। लेकिन उस रात जब माया ने पूछा, क्या इस जंगल में कोई और दुनिया है, तो बोर्ड की सुई तेजी से घूमी और रुक गई। अचानक झोपड़ी की लाइटें टिमटिमाने लगीं और बाहर से एक ठंडी डरावनी सिसकारी की आवाज आई। ये क्या था? राघव ने कांपते हुए पूछा। शायद हवा, नेहा ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। विक्रम ने बोर्ड को देखा। सुई अब सर्पिल चिन्ह पर रुकी थी। तभी माया चीखी, विक्रम पीछे देख। विक्रम ने मुड़कर देखा। झोपड़ी की दीवार पर एक काला तरल जैसा धब्बा फैल रहा था, जैसे कोई स्याही दीवार से रिस रही हो। उसमें से एक ठंडी हवा निकल रही थी और उसमें फुसफुसाहट थी। आओ आओ आओ। चारों डर के मारे बाहर भागे, लेकिन जब वे सुबह वापस लौटे तो माया गायब थी। उसका साइकिल झोपड़ी के बाहर पड़ा था, लेकिन वह कहीं नहीं थी। गांव वालों ने जंगल में खोज शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने कहा कि शायद माया जंगल में खो गई, लेकिन विक्रम, नेहा और राघव को यकीन था कि उस बोर्ड गेम और उस काले धब्बे का इसमें हाथ है। विक्रम ने अपने दादाजी के तहखाने में फिर से छानबीन की और एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि मेघनगर के जंगल में एक प्राचीन दरवाजा है जो दूसरी दुनिया को खोलता है, एक ऐसी जगह जहां समय और नियम टूट जाते हैं। डायरी में एक चेतावनी भी थी, जो दरवाजा खोलता है उसे कीमत चुकानी पड़ती है। हमें माया को ढूंढना होगा, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। लेकिन अगर वो उस दूसरी दुनिया में है, नेहा ने डरते हुए पूछा, तो हम भी जाएंगे, राघव ने कहा, हालांकि उसकी आवाज कांप रही थी। तीनों ने फैसला किया कि वे उस बोर्ड गेम को फिर से खेलेंगे, लेकिन इस बार माया को वापस लाने के लिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जंगल में छिपा वह काला साया जो रात को फुसफुसाता था, उनका इंतजार। मेघनगर की ठंडी हवाएं अब और सर्द हो चली थी। सूरज ढल चुका था और जंगल में सन्नाटा पसरा था, सिवाय उस अजीब सी सिसकारी की जो कभी कभी पेड़ों के बीच से आती थी। विक्रम, नेहा और राघव अपनी साइकिलों पर जंगल की पगडंडी की ओर बढ़ रहे थे। उनके बैग में वॉकी टॉकी, एक टॉर्च और कुछ पुराने कैसेट टेप थे, जिनमें 80 के दशक के बॉलीवुड गाने भरे थे। राघव का पुराना ट्रांजिस्टर रेडियो उसके साइकिल के हैंडल पर लटक रहा था, जिसमें से रफी साहब का गाना ये चांद सा रोशन चेहरा हल्के हल्के बज रहा था। लेकिन आज उस गाने की मधुरता भी उनके दिलों में छाया डर को कम नहीं कर पा रही थी। विक्रम, तुझे यकीन है ना कि ये बोर्ड गेम माया को ढूंढने में मदद करेगा? नेहा ने अपनी साइकिल धीमी करते हुए पूछा। उसने अपने पिता की लैब से चुराया एक पुराना वोल्ट मीटर साथ लिया था, जो अजीब सी सुई की हरकत दिखा रहा था। हमें कोशिश तो करनी होगी, विक्रम ने कहा। उसकी आंखें जंगल की गहराई में टिकी थीं। माया हमारी दोस्त है, हम उसे अकेले नहीं छोड़ सकते। लेकिन अगर वो काला साया हमें भी ले गया तो? राघव ने डरते हुए कहा। उसका वॉकी टॉकी हाथ में थरथरा रहा था। बस डरपोक बनना बंद कर, राघव, नेहा ने झुंझलाते हुए कहा। अगर हम डर गए तो माया को कौन बचाएगा?
तीनों अपनी झोपड़ी के पास पहुंचे। अंधेरा घना हो चुका था और टॉर्च की रोशनी में झोपड़ी और भी डरावनी लग रही थी। दीवार पर वही काला धब्बा अब और बड़ा हो गया था, जैसे कोई जीवित स्याही दीवार पर रेंग रही हो। उसमें से एक ठंडी नम हवा आ रही थी और फुसफुसाहट अब और साफ थी। खोलो, दरवाजा खोलो। विक्रम ने बोर्ड गेम को जमीन पर रखा। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। ठीक है, हम फिर से खेलेंगे, लेकिन इस बार सवाल सोच समझकर पूछेंगे। नेहा ने वोल्ट मीटर चालू किया। सुई अब तेजी से हिल रही थी। यहां कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्मल नहीं है। तू अपने साइंस के चक्कर में मत पड़, राघव ने चिढ़कर कहा। ये कोई भूत है, मैं बता रहा हूं। विक्रम ने बोर्ड पर पहला सवाल पूछा। माया, तुम कहां हो? सुई धीरे धीरे घूमी और दूसरी तरफ तर रुकी। दूसरी तरफ मतलब? नेहा ने हैरानी से पूछा। तभी वॉकी टॉकी में एक चटकने की आवाज आई और माया की कांपती आवाज सुनाई दी। विक्रम, नेहा, यहां से निकालो, यहां सब उल्टा है, वो आ रहा है। आवाज अचानक कट गई। राघव ने चीखते हुए वॉकी टॉकी फेंक दिया। ये क्या था यार? माया जिंदा है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, झोपड़ी की दीवार पर काला धब्बा अचानक फट पड़ा। एक गहरा सर्पिल जैसा छेद दीवार में बन गया, जैसे कोई दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार। उसमें से ठंडी हवा के साथ साथ अब एक डरावनी छाया निकल रही थी, लंबी, पतली और बिना चेहरे वाली। उसकी आंखों की जगह दो चमकते बिंदु थे जो सीधे तीनों को घूर रहे थे। भागो! विक्रम चीखा, लेकिन नेहा रुक गई। उसने वोल्ट मीटर उठाया और उस छाया की ओर इशारा किया। रुको, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो शायद इसे रोका जा सकता है। उसने अपनी जेब से एक पुराना ट्रांजिस्टर निकाला और उसका वॉल्यूम फुल कर दिया। रेडियो से अब आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ गाना तेजी से बजने लगा। अजीब बात थी, छाया उस आवाज से पीछे हटने लगी, जैसे उसे तेज आवाज पसंद नहीं थी। ये काम कर रहा है, राघव ने उत्साह से कहा। लेकिन तभी छेद से एक और सिसकारी आई और माया की आवाज फिर सुनाई दी। जल्दी, वो मुझे ले जाएगा। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और बोर्ड की ओर देखा। हमें अंदर जाना होगा, उसने कहा। पागल हो गया है, राघव ने चीखा। माया हमारी दोस्त है, हम उसे छोड़ नहीं सकते, नेहा ने कहा। और उसने अपनी साइकिल का टायर छेद की ओर मोड़ा। तीनों ने एक दूसरे को देखा, अपने वॉकी टॉकी कसकर पकड़े और उस अंधेरे सर्पिल में कदम रख दिया। दूसरी तरफ जो था वो उनकी कल्पना से भी ज्यादा डरावना था। एक उल्टी दुनिया जहां पेड़ काले और टेढ़े मेढ़े थे, आसमान लाल था और हवा में स्याही जैसी धुंध तैर रही थी और दूर कहीं माया की चीख गूंज रही थी।